हेलो नमस्ते दोस्तों, मैं रजनीश आप सभी को रहमान एम सिविल सर्विस में स्वागत करता हूं। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाते हैं शीशा पत्थर की चोट से। टूट जाए पत्थर ऐसी शीशा की तलाश करो। तो दोस्तों, आज हम लोग शुरू कर रहे हैं साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नेत्रदान में आंख का कौन सा हिस्सा दान दिया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ये टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन ए है कॉर्निया, ठीक है। ऑप्शन बी है रेटिना। ऑप्शन सी है आइरिस। ऑप्शन डी है पीतबिंदु। इसका सही आंसर होगा कॉर्निया। जो नेत्रदान में आंख का जो हिस्सा दान किया जाता है वो होता है कॉर्निया। इसको हम कैसे याद करेंगे? इसको हम ट्रिक से करेंगे। देखिए, कॉर्निया को हम लोग कनिया से कोरिलेट करेंगे। और कनिया किसको कहते हैं? जब नई नवेली दुल्हन होती है उसी को हम लोग बिहार यूपी में क्या कहते हैं? कनिया कहते हैं। और कनिया जो होती है उसका क्या हुआ रहता है? कन्यादान हुआ रहता है। शादी में कन्यादान होता है, उसके बाद से जो है वो औरत अपने ससुराल आती है तो उसको कन्या कहा जाता है। तो कन्यादान में एक शब्द है दान, और नेत्रदान में भी क्या है? दान। तो हम लोग दान से दान को रिलेट करेंगे कि नेत्रदान है और कन्यादान है, और कॉर्निया को कन्या से को रिलेट करेंगे। और जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप कॉर्निया और रेटिना में कंफ्यूज नहीं होंगे और तुरंत इसका सही उत्तर करके आप आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। दूसरा जो प्रश्न है, नींबू का पीएच मान कितना होगा? नींबू का पीएच मान कितना होगा पूछ रहा है। तो ऑप्शन ए है 3, ऑप्शन बी है 3.2, ऑप्शन सी है 2.4, ऑप्शन डी है 4.2। इसका जो सही उत्तर होगा, इसका सही उत्तर होगा 2.4, ऑप्शन सी। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? इसको भी हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। मैं पहले ही बोला था कि साइंस में बहुत सारा ऐसा चीज है जिसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। और ट्रिक के माध्यम से याद करने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आप उसको कभी भी जीवन में भूल नहीं पाएंगे। तो देखिए, एक भोजपुरी में काफी प्रसिद्ध गाना है, एगो निमुआ दू चार एगो मिर्ची लटकाल चोटी में। बहुत फेमस ये है गाना, ये गाना हर किसी को पता है। तो यहाँ देखिए, एगो नींबुआ दो चार गो मिर्ची, नींबू की बात हो रही है, तो एगो नींबुआ दो चार मिर्ची चोटी में लटकाने की बात हो रही है। तो 2 4 से 2.4। तो जब भी पूछे कि नींबू का पीएच मान क्या होगा, तो ये गाना आपको तुरंत आ जाएगा कि नींबुआ दो चार गो मिर्ची, 2 4 मतलब 2.4, यही हो गया नींबू का पीएच मान। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। तीसरा प्रश्न है, डॉक्टरी मृत्यु की घोषणा होती है जब? पहला ऑप्शन है नाड़ी गति बंद हो गई हो, दूसरा ऑप्शन है हृदय गति रुक गई हो, तीसरा ऑप्शन है आंख की पुतली जो है वो स्थिर हो गई हो तथा फैल गई हो और वहां प्रकाश पड़ने पे कोई प्रतिक्रिया नहीं उस पे पड़ता है। थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। ऑप्शन जो डी है, उपयुक्त सभी तीनों तथ्य जो है एक साथ होगा तब कोई डॉक्टर कोई किसी मरीज को मृत घोषित करता है। तो आप बॉलीवुड फिल्म में जरूर देखे होंगे कि जब भी डॉक्टर किसी को चेक करता है कि वो मृत्यु है या जिंदा है, तो पहले उसका जो है वो नाड़ी गति को चेक करता है, उसके बाद से स्टेथोस्कोप से उसकी हृदय गति को चेक करता है, फिर एक टॉर्च लेकर उसकी आंख को फैलाकर टॉर्च आंख में जलाता है जिससे आंख में कुछ प्रतिक्रिया हो रहा है कि नहीं। यदि प्रतिक्रिया नहीं हो रहा है तो ये तीनों जब कारण एक साथ हो जाएंगे तब डॉक्टर उसको मृत घोषित कर देता है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, मतलब तीनों जो है ये तीनों तथ्य मौजूद होगा तभी डॉक्टर उसको मृत घोषित करेगा। ऑप्शन अगला क्वेश्चन है चौथा नंबर, दूध की शुद्धता। दूध की शुद्धता जो है किस यंत्र से मापी जाती है? तो कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो उसके जहां भी वो लग जाए उसका मतलब वही होगा। जैसे लैक्टो, अगर लैक्टो शब्द कहीं भी आपको मिल जाए तो आप समझ जाइएगा कि ये दूध की बात किया जा रहा है।
उसी तरह से लिथो शब्द जहां पे लग जाएगा वहां पे आप समझ जाइएगा कि यहाँ पे स्टोन की बात हो रहा है। उसी तरह से जेरो शब्द जहां पे लग जाएगा वहां पर आप लोग आर्द्रता से समझ जाएंगे। इसी तरह कुछ कुछ ऐसे शब्द हैं जो लग जाने पर उसका आंसर वही होगा। अगर लैक्टोमीटर है ऑप्शन में तो वो दूध से संबंधित ही होगा। तो पहला ऑप्शन है फैदोमीटर। फैदोमीटर से क्या किया जाता है? फैदोमीटर से समुद्र की गहराई की माप की जाती है। दूसरा है लैक्टोमीटर, यहां पे टाइपिंग मिस्टेक है, लैक्टोमीटर। दूसरा है लैक्टोमीटर। यही क्या होगा? इसका सही आंसर होगा, क्योंकि दूध की शुद्धता की बात की जा रही है और दूध की शुद्धता में लैक्टो जहां शब्द आ जाए वो दूध से ही संबंधित होती है। तीसरा जो ऑप्शन है हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से क्या किया जाता है? आर्द्रता मापी जाती है। आर्द्रता मापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आर्द्रता या नमी जो होती है, आर्द्रता या नमी जो होती है ये हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। उसके बाद से टेकोमीटर ऑप्शन डी है। इससे क्या? इससे कोणीय वेग मापी जाती है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? लैक्टोमीटर, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पांचवा। मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है। जो आप गाड़ी चलाते हैं तो जो ड्राइवर होता है उसके सामने कौन सा दर्पण लगा रहता है? यही प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए है उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी है अवतल दर्पण, ऑप्शन सी है समतल दर्पण, ऑप्शन डी है उत्तल लेंस। देखिए, जब भी किसी वस्तु को बड़ा देखना हो, जब भी किसी वस्तु को बड़ा देखना हो तब उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और जब किसी वस्तु को छोटा देखना होता है तब वहां पे हम लोग उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। जैसे डॉक्टर आपका दांत, आंख का जब चेक करता है तो उसको वो जब देखता है जिस लेंस से, उसमें क्या होता है? वो अवतल लेंस होता है, क्योंकि वो बड़ा दिखना होता है उसको। लेकिन गाड़ी के जो साइड में, ड्राइवर के साइड में जो शीशा लगा रहता है उसमें जो देखा जाता है वो छोटा वस्तु देखा जाता है। मान लीजिए कि पीछे से ट्रक आ रहा है, ट्रक ऑटोमेटिक बहुत बड़ा होता है। यदि वहां पे अवतल दर्पण लगा दिया जाए तो और बड़ा हो जाएगा, तो दिखेगा ही नहीं कि वो क्या आ रहा है। इसीलिए वहां पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ताकि वो क्या कर देता है? वस्तु को छोटा कर देता है, और जो ट्रक है उसको बहुत छोटा कर देता है और हमें दिखाई दे देता है। तो जहां भी किसी वस्तु को छोटा रूप में देखा जाता है वहां पे उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, और जहां पे भी किसी वस्तु को बड़ा देखना होता है वहां पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। जैसे हजाम जब आपका हजामत बनाता है तो अवतल दर्पण का प्रयोग करता है, क्योंकि उसको बड़ा देखना होता है। और इसके लिए इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, सॉरी। अगला प्रश्न जो है 6ठा नंबर, वायुमंडल की आर्द्रता है मापी जाती है। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है? ऑप्शन ए है हाइग्रोमीटर, ऑप्शन बी है हाइड्रोमीटर, ऑप्शन सी है बैरोमीटर, ऑप्शन डी है अल्टीमीटर। पहले ही हम बता चुके हैं कि आर्द्रता या नमी जो है वो किससे? हाइग्रोमीटर से मापी जाती है। हाइड्रोमीटर से द्रव का क्या होता है? घनत्व मापी जाती है। उसी तरह बैरोमीटर से वायु दाब मापी जाती है। जब बैरोमीटर का पाठ्यांक है अचानक जो है नीचे गिरने लगे तो समझ जाइएगा कि आंधी और तूफान आने वाली है। अल्टीमीटर से क्या होता है? ऊंचाई मापी जाती है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा? हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर से वायुमंडल की आर्द्रता मापी जाती है। अगला प्रश्न है 7वां प्रश्न है, जिस बिलियन में कोई पदार्थ एक सीमा के बाद अधिक न घोला जा सके ऐसा बिलियन निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है संतृप्त बिलियन, यहां पे टाइपिंग फिर मिस्टेक है, संतृप्त बिलियन। दूसरा जो है असंतृप्त बिलियन। तीसरा जो है कोलाइडली बिलियन। चौथा जो है जेल है। इसका सही आंसर है संतृप्त बिलियन। देखिए, कह रहा है कि एक सीमा के बाद उसमें और अधिक नहीं घोली जा सकती है। मान लीजिए कि आप भोजन ही कर रहे हैं, जब आप भोजन कर रहे हैं तो आपसे कोई पूछे कि और लोगे, तो आप क्या बोलते हैं कि नहीं नहीं, अब हम पूरी तरह से संतृप्त हो गए हैं। यदि आप कह रहे हैं कि हम पूरी तरह से संतृप्त हो गए हैं, इसका साफ मतलब है कि अब आप अन्न का एक दाना भी नहीं खा सकते हैं, क्योंकि आप पूरी तरह से
संतृप्त है। संतृप्त ऐसी अवस्था है कि उसके बाद से कुछ भी संभव नहीं हो, उसी को संतृप्त अवस्था कहा जाता है। तो बोला जा रहा है इसमें एक सीमा के बाद अधिक नहीं, जितना घोलना था उतना घोला जा चुका है, अब उसमें कुछ नहीं घोला जा सकता है। तो ये क्या होगा? ये संतृप्त विलयन का उदाहरण होगा, इसलिए ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न है, किसी पदार्थ के विलयन को गर्म करने पर उसकी विलेयता पर निम्नलिखित में से क्या प्रभाव पड़ता है? कोई पदार्थ है, उसको हम गर्म करेंगे तो उसके विलेयता पे क्या प्रभाव पड़ेगा, यही प्रश्न पूछ रहा है। ऑप्शन ए है बढ़ती है, ऑप्शन बी है घटती है, ऑप्शन सी है स्थिर रहती है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे कि मान लीजिए कि आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हैं, तो आपका एक भाई क्या कर रहा है, शरबत घोल रहा है और आप चाय बना रहे हैं। तो देखिए शरबत में जब पानी और चीनी मिलाकर घोला जाता है तो उसमें काफी मेहनत, काफी उसको चलाना पड़ता है, तब जाके वो चीनी जो है वो पानी में घुलता है। लेकिन जब आप चाय बनाते हैं तो चाय बनाने में आप चीनी जो है वो चाय पत्ती, दूध और पानी में डाल देते हैं, तो वो ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, वो उसमें घुल जाता है। तो जब गर्म किया जाएगा तो क्या होगा, उसकी विलेयता बढ़ जाएगा और क्या वो जल्दी उसमें घुल जाएगी। इसलिए जब भी किसी पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उसकी विलेयता क्या होती है, बढ़ जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत का पहला परमाणु रिएक्टर का क्या नाम है? भारत का पहला परमाणु रिएक्टर है, इसका क्या नाम है, यही क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन ए जो है ये है अप्सरा, ऑप्शन बी जो है नाग, ऑप्शन सी है अग्नि, ऑप्शन डी है रोहिणी। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन ए अप्सरा। जो भारत का पहला परमाणु रिएक्टर था ये 1956 ईस्वी में बॉम्बे में अप्सरा जो है ये परमाणु रिएक्टर की स्थापना हुई थी। नाग क्या है? नाग जो है एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल है। इसको कहा जाता है दागो और भूलो। दागो और भूलो। दागो और भूलो। जब नाग और ये क्या करता है, टैंक को तबाह करता है। एक बार नाग छोड़ दिया जाए तो उसको फिर से गाइड नहीं किया जा सकता है। वो जिस पे निशाना लगाकर उसको छोड़ा जाएगा वो उसको तहस नहस करके ही छोड़ेगा। मतलब एक बार छोड़ने के बाद उस पे जो है आपका कमांड खत्म हो जाता है। इसीलिए नाग जो है एंटी गाइडेड टैंक मिसाइल है। पूछता है कि दागो और भूल जाओ किसके बारे में है, तो ये नाग मिसाइल के बारे में है। अग्नि क्या है? अग्नि जो है एक मध्यम दूरी का बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि है एक मिसाइल है, बैलिस्टिक मिसाइल है जो मध्यम दूरी का है। रोहिणी क्या है? इसरो द्वारा छोड़ा गया एक उपग्रह है। तो इसलिए पहला क्वेश्चन है कि पहला परमाणु रिएक्टर कौन है, तो पहला परमाणु रिएक्टर ऑप्शन ए अप्सरा सही आंसर इसका हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, प्रश्न नंबर 10। डीडीटी की खोज किसने की? डीडीटी की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए है पिनमेन, ऑप्शन बी है जॉन ई साल्क, ऑप्शन डी है डॉक्टर पॉल मूलर, ऑप्शन डी है जी डोमाक। इसका सही उत्तर होगा डॉक्टर पॉल मूलर, यानी ऑप्शन सी होगा। इन्होंने क्या किया था? डीडीटी की खोज किया था। डीडीटी क्या है? डीडीटी एक कीटनाशक है जो मच्छर और अन्य कीटों को मारता है। डीडीटी का जो फुल फॉर्म है ये क्या है? डीडीटी का फुल फॉर्म पूछता है तो डी का फुल फॉर्म होता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इसका क्या होता है? इसका फुल फॉर्म होता है। तो डाइक्लोरो, डी से डाइक्लोरो, फिर डी से डाइफिनाइल और टी से ट्राइक्लोरो इथेन इसका फुल फॉर्म होता है। अब 11 नंबर प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर प्रश्न है कि मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं? क्वेश्चन है कि मच्छर में कितने गुणसूत्र होते हैं। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 6, ऑप्शन सी है 8, ऑप्शन डी है 10।
इसको भी हम लोग ट्रिक से याद करेंगे। नाना पाटेकर हमारे एक फिल्म अभिनेता हैं बॉलीवुड के, उनका एक फिल्म में काफी फेमस जो है डायलॉग है कि एक मच्छर इंसान को हिजड़ा बना देता है। तो हिजड़ा को छक्का भी कहा जाता है, वहां से हम लोग कोरिलेट करेंगे। तो ये नाना पाटेकर का डायलॉग है, उससे हम लोग इसको याद करेंगे। तो मच्छर का गुणसूत्र कितना होगा? 6 हो जाएगा, ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सा रोग ठीक नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा रोग है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए है कलर ब्लाइंडनेस, ऑप्शन बी है दूर दृष्टि दोष, ऑप्शन सी है निकट दृष्टि दोष, ऑप्शन डी है प्रेस बायोपिया। देखिए, कौन सा रोग है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है? अनुवांशिक रोग जितने हैं, अनुवांशिक रोग ऐसा रोग है जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते रहती है। जैसे आपके दादाजी को है तो आपके पिताजी को होगा, आपको होगा, आपके बच्चों का होगा। इसी को अनुवांशिक रोग कहते हैं। तो जो अनुवांशिक रोग होता है इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। तो कलर ब्लाइंडनेस है, यह एक प्रकार का अनुवांशिक रोग है, इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। जब आप बिहार पुलिस, बिहार दरोगा या किसी भी जो पुलिस या आर्मी के लिए आप जब एग्जाम पास करके फिजिकल पास कर जाते हैं तो आपका मेडिकल टेस्ट होता है। मेडिकल टेस्ट में कलर ब्लाइंडनेस है आपको, तो आपको वहां पे छांट दिया जाता है। कलर ब्लाइंडनेस में कैसे चेक किया जाता है? एक जो रंगीन डॉटेड पेपर होता है उसमें कुछ अंक लिखा होता है, या कुछ अंक लिखा रहेगा, नहीं तो कोई वर्ड लिखा रहेगा, जिसको आपको देखना रहता है कि कौन है। जिसको कलर ब्लाइंडनेस होगा वो नहीं देख पाएगा कि उसमें क्या लिखा हुआ है। तो यही रोग है जिसको ठीक नहीं किया जा सकता है। अगला 13 नंबर प्रश्न है, विडाल टेस्ट का उपयोग किसकी संभावना के जांच के लिए किया जाता है? विडाल टेस्ट है, ये किसके जांच के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए है मलेरिया, ऑप्शन बी है टाइफाइड, ऑप्शन सी है हैजा, ऑप्शन डी है पीतज्वर। जो विडाल टेस्ट है इसका सही जो आंसर होगा वो होगा टाइफाइड। टाइफाइड को जो है वो विडाल टेस्ट से चेक किया जाता है। टाइफाइड एक तरह का आंत का बुखार है। जब आंत में बुखार हो जाता है तो उसी को टाइफाइड कहा जाता है। ये दूषित भोजन या पानी से ये बीमारी फैलती है। तो टाइफाइड, जब भी ये क्वेश्चन पूछता भी है कि आंत ज्वर किसको कहा जाता है, तो आंत ज्वर कौन होता है? टाइफाइड होता है, जिसको विडाल टेस्ट से पता किया जाता है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14 नंबर प्रश्न। 14 नंबर प्रश्न है, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। जो भोजन में जो पोषक तत्व होते हैं उसके बारे में विचार करने की बात कर रहा है। जो है पहला जो स्टेटमेंट है ये है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऑप्शन, इसमें दूसरा स्टेटमेंट है, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। तीसरा स्टेटमेंट है, विटामिन जो है हमारे शरीर की रोगों से सुरक्षा करने में सहायता करता है। अब क्वेश्चन कह रहा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 1 और 3, ऑप्शन सी है केवल 2 और 3, ऑप्शन डी है 1, 2 और 3। देखिए, कार्बोहाइड्रेट और वसा जो है ये हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करता है। जब आप खेलते खेलते थक जाते हैं तो आप जाके ग्लूकोन डी या ग्लूकोज पीते हैं, तो क्या है? एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा से क्या होता है? हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। इसमें भी वसा से हमको ज्यादा ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अगर 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से जो है 4 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है, वहीं 1 ग्राम वसा से जो है 9 केजी कैलोरी जो है वो ऊर्जा हमें प्राप्त होती है। अगला जो है, प्रोटीन और खनिज लवण हमारे शरीर में वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो बिल्कुल सही है,
प्रोटीन जो और खनिज लवण जो होता है वो हमारे शरीर में अंगों की वृद्धि के लिए आवश्यक होता है। विटामिन से हमें कोई पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं होती है। ये क्या करता है? ये शरीर को रोग से रक्षा करता है। जैसे देखिएगा, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है, विटामिन बी1 की कमी से बेरी होता है, सी की कमी से स्कॉर्बी होता है। तो यही क्या करता है? ये रोग से हमारे शरीर को रक्षा करता है। अगला इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट क्या है? सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 1 2 3 तीनों क्या है? सही हैं। अगला प्रश्न जो है ये है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन है जो सबसे अधिक होता है? एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से कौन जो है जिसकी संख्या सबसे अधिक होता है? ऑप्शन ए है प्राथमिक उपभोक्ता, ऑप्शन बी है उत्पादक, ऑप्शन सी है द्वितीयक उपभोक्ता और ऑप्शन डी है अपघटक। तो एक खाद्य श्रृंखला में सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है उत्पादक, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो गया। उत्पादक में सारे पेड़ पौधा जो प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से अपना भोजन बनाते हैं, वे सारे के सारे पेड़ पौधे उत्पादक वर्ग में आते हैं। यही सबसे ज्यादा होता है। प्राथमिक उपभोक्ता में शाकाहारी आते हैं, वहीं द्वितीय उपभोक्ता में जो शाकाहारियों को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करता है वो आते हैं। वहीं अपघटक में वे लोग आते हैं जो मृत जीवी से, मृत जो कार्बनिक पदार्थ होता है उससे पोषण प्राप्त करते हैं। तो जो इसका सही आंसर क्या होगा? उत्पादक होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 16 नंबर प्रश्न है, एलपीजी में कौन सी गैस मुख्य रूप से होती है? ऑप्शन ए है मीथेन, ऑप्शन बी है ब्यूटेन, ऑप्शन सी है CO2, ऑप्शन डी है SO2। जो एलपीजी है जो है ये हमारे घरों में खाना पकाने के लिए इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसका फुल फॉर्म होता है। इसमें मुख्य रूप से ब्यूटेन गैस होता है। साथ में जो सिगरेट का जो लाइटर होता है, सिगरेट जलाने के जब लाइटर का हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसमें जो गैस होती है वो भी मुख्य रूप से कौन होता है? ब्यूटेन होता है। और मीथेन जो है ये बायोगैस का मुख्य घटक है। बायोगैस किसको कहते हैं? जो जैविक कचरा होता है इसको बैक्टीरिया के माध्यम से गैस में जो परिवर्तन किया जाता है वही क्या होता है? वही जो है बायोगैस कहलाता है। तो बायोगैस का मुख्य अगर घटक पूछे तो मेथेन होगा, वहीं एलपीजी का पूछे तो ब्यूटेन होगा, वहीं सिगरेट में लाइटर में कौन सी गैस मुख्य रूप से भरी जाती है तो वो भी ब्यूटेन होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है, गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? 18 नंबर प्रश्न है, गैलेना जो है निम्न में से किस धातु का अयस्क है? ऑप्शन ए है चांदी का, ऑप्शन बी है सीसा का, ऑप्शन सी है पारा का, ऑप्शन डी है एल्युमिनियम का। देखिए गैलेना जो है ये सीसा का अयस्क है। सीसा का अयस्क है गैलेना। गैलेना को हम लोग कैसे याद करेंगे? गैलेना को हम लोग आराम से पढ़ेंगे तो कह रहा है गैलेना, यानी कोई जा रहा है तो कोई पूछ रहा है कि गैलेना मतलब वो चला गया। तो अगर आप खासकर देखा जाता है प्रेमी जोड़ों में, जब वो अपनी प्रेमिका को घर पे ड्रॉप करने जाता है तो गाड़ी के शीशा से क्या करता है? देखता है कि उसकी प्रेमिका चली गई, अपने घर में चली गई कि नहीं गई। जब तक उसकी प्रेमिका अपने घर में नहीं जाती तब तक वो उसका क्या करता है? वहीं पे देखकर इंतजार करता है कि वो गई कि नहीं। तो गैलेना से, गैलेना मैंने गई ना, तो गैलेना से जो है सीसा याद कर लेंगे तो गैलेना किसका होगा? ये सीसा का अयस्क होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, भूरा कोयला, देखिए टाइपिंग मिस्टेक है, ब्राउन कोल यानी भूरा, भूरा कोयला के नाम से किसको जाना जाता है? यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। भूरा कोयला, भूरा कोयला से किसको जाना जाता है? भूरा कोयला निम्नलिखित में से किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए है पीट, ऑप्शन बी है लिग्नाइट, ऑप्शन सी है बिटुमिन्स, ऑप्शन डी है एंथ्रेसाइड। जो भूरा कोयला है ये किसको कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा लिग्नाइट। लिग्नाइट को भूरा कोयला भी कहा जाता है। कोयला का ये 4 प्रकार होता है, इसमें एंथ्रेसाइड सबसे
बेहतर कोयला माना जाता है क्योंकि इसमें कार्बन का मात्रा सबसे अधिक होती है। तो जिन कोयला में कार्बन की मात्रा अधिक होता है वो सबसे शुद्ध कोयला कहलाता है, जबकि इसके उल्टा अगर लोहा में कार्बन की मात्रा ज्यादा है तो वो उतना शुद्ध नहीं कहलाएगा। यानी लोहा में जिस लोहा में कार्बन की मात्रा कम होती है वो उतना ज्यादा शुद्ध कहलाता है। उसी तरह से कोयला में उसका उल्टा है, यहाँ जितना अधिक कार्बन का मात्रा होगा उतना ही बढ़िया वो कोयला कहलाएगा। तो एंथ्रेसाइड हो गया सबसे बढ़िया, उसके बाद से बिटुमिन्स हो गया, उसके बाद से लिग्नाइट हो गया, उसके बाद से पीट हो गया। भारत में सबसे ज्यादा पाया जाता है बिटुमिन्स। भारत में जो है सबसे ज्यादा जो कोयला जिस प्रकार का पाया जाता है वो बिटुमिन्स कोयला होता है। कोयला का जो है सबसे ज्यादा उत्पादन वैश्विक लेवल पे चाइना करता है, जबकि भारत के हिसाब से देखा जाए तो छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन करता है। लेकिन भंडारण के स्थिति से पूछे कि सबसे ज्यादा कोयला का भंडार किस राज्य में है तो उसका आंसर झारखंड हो जाएगा। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न जो है फ्यूज के तार जो होता है ये किस पदार्थ का होता है। जो फ्यूज का तार जब देखिएगा जो बोर्ड लगा होता है आपके घर में उसमें फ्यूज लगाया जाता है, जो वो तार है वो किस कैसा होता है। ऑप्शन ए है उच्च प्रतिरोधक का होना चाहिए, ऑप्शन बी है उच्च तान्यता का होना चाहिए, ऑप्शन सी है उच्च गलनांक का होना चाहिए, ऑप्शन डी है निम्न गलनांक का होना चाहिए। जो फ्यूज का तार है वो निम्न गलनांक का होना चाहिए, यानी ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। क्योंकि जब आपके घर में वोल्टेज बहुत ज्यादा आएगा तो अगर ये निम्न गलनांक का रहेगा तो ये तुरंत गल जाएगा और बिजली का जो कनेक्शन है वो आपके घर जो हाई वोल्टेज है वो आपके घर तक जाने से रोक देगा, जिससे आपके घर में जो विद्युत उपकरण है वो खराब होने से बच जाएंगे। तो जो भी विद्युत फ्यूज होता है ये निम्न गलनांक का होना चाहिए। अब अगला प्रश्न देख रहे हैं 20 नंबर। 20 नंबर कह रहा है ट्रांसफार्मर द्वारा क्या होता है। देखिएगा कि आपके जो गली मोहल्ले में जो होता है एक बड़ा सा ट्रांसफार्मर लगा रहता है, उसी के द्वारा सबके यहाँ क्या होता है बिजली की सप्लाई होती है। तो वो कैसा होता है वहीं कह रहा है ये डीसी का उच्चपन होता है, यानी डीसी करंट का ये उच्चपन होता है। दूसरा ऑप्शन जो है विद्युत उत्पादन ये करता है। तीसरा जो ऑप्शन है ये है एसी वोल्टेज जो है इसका उच्चपन करता है, और चौथा ऑप्शन है एसी को डीसी में परिवर्तित करता है। तो जो आपके घर तक जो बिजली आता है उसको हम लोग एसी कहते हैं, अल्टरनेटिव करंट होता है। और जो बैटरी के माध्यम से जो बिजली हमें प्राप्त होता है वो डीसी यानी डायरेक्ट करंट होता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वो क्या करता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है। ट्रांसफार्मर क्या करता है वो वोल्टेज को बढ़ाता है। तो किस प्रकार के वोल्टेज को बढ़ाता है तो वो जो है एसी यानी एसी वोल्टेज को बढ़ाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं मनुष्य के शरीर में कितना लीटर रुधिर यानी कितना लीटर खून होता है, यही पूछ रहा है। ऑप्शन ए है 1 से 2 लीटर, ऑप्शन बी है 4 से 5 लीटर, ऑप्शन सी है 5 से 6 लीटर, ऑप्शन डी है 10 लीटर। तो एक मनुष्य में जो है 5 से 6 लीटर खून होता है, इसलिए ऑप्शन क्या होगा सी सही हो जाएगा। लेकिन पूछे कि जो मनुष्य का जो शरीर का भार होता है उसका कितना परसेंट जो है वो ब्लड होता है, तो वो होता है 7% जो है ये भार का क्या होता है ब्लड होता है। और महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा आधा लीटर क्या होता है ब्लड कम होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मेलोकाइट जो है मिलोकाइट जो है किस धातु का खनिज है। मिलोकाइट जो है किसका अयस्क है ये क्वेश्चन है। तो ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन ए है तांबा, ऑप्शन बी है मैग्नीशियम। तांबा माने कॉपर, तांबा को इंग्लिश में क्या कहा जाता है कॉपर। ऑप्शन सी है चांदी, ऑप्शन डी है लोहा। तो इसका सही आंसर होगा मिलोकाइट जो है ये कॉपर का अयस्क है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे, मान लीजिए आपको कोई फोन पे कोई आपके इलाके का कोई डॉन है जिसका नाम आप जानते हैं, वो आपको फोन करके बोल रहा है कि मिलो तुमको काट देंगे, क्योंकि मिलोकाइट मिलोकाइट है मिलोकाइट।
तो मिलो काइट से काट देंगे। आपको कोई ड्रोन फोन करके बोलेगा कि मिलो तुमको काट देंगे, तो आपका क्या हश्र होगा? आप डर से क्या करने लगेगा? कांपने लगिएगा। तो कांपने से कॉपर को कोरिलेट करेंगे। तो कोई कह रहा है डॉन कि मिलो तुमको काट देंगे, तो आप कांपने लगेंगे, तो वहां से हम लोग कांपने से कॉपर को कोरिलेट करेंगे और मिलो काइट से मिलो तुमको काट देंगे कोरिलेट करेंगे। इसलिए इसका आंसर हम लोग ट्रिक से याद करेंगे, क्या होगा? तांबा होगा। अगला प्रश्न जो है वो है ब्लैक होल सिद्धांत की खोज किसके द्वारा की गई? यानी 23 नंबर प्रश्न है, ब्लैक होल सिद्धांत जो है ये किसके द्वारा खोज की गई? ऑप्शन ए है एस चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है अरविंद खुराना, ऑप्शन सी है अरविंद खुराना, ऑप्शन सी है सीवी रमन, ऑप्शन डी है एस रामानुजम। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा एस चंद्रशेखर। ब्लैक होल क्या कहलाता है? ब्लैक होल किसको कहते हैं? जब तारा जो है जब अपने अंतिम अवस्था में रहता है, तारा भी जन्म लेता है और मरता है। जो हमारा सूर्य है ये भी एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। इसका भी एक उम्र होता है जो लगभग आधा उम्र इसका समाप्त हो गया है, और ये एक दिन क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। तो जो तारा होता है जब अपने समापन की स्थिति में रहता है तो वो काफी संकुचित हो जाता है, और वो संकुचन के कारण उसमें इतना ज्यादा गुरुत्वाकर्षण बल होता है कि वो जितने आसपास के ग्रह उपग्रह या जो कुछ भी होता है उसको अपने ओर क्या कर लेता है? खींच लेता है। और आप कल्पना नहीं करेंगे उसका जो गुरुत्वाकर्षण की जो ताकत होती है वो इतना ज्यादा होती है कि वो प्रकाश को भी अपने ओर क्या कर लेती है? खींच लेती है और सोख लेती है। जब प्रकाश को अपने ओर खींच के वो सोख लेगी तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा, और जब प्रकाश का परावर्तन नहीं होगा तो आप किसी वस्तु को देख नहीं पाएंगे। यही कारण है कि ब्लैक होल को कोई देख नहीं पाता है कि क्या है, क्योंकि प्रकाश जब भी आप अंधेरा में टॉर्च जलाते हैं तो कोई चीज कैसे आपको दिखता है? जब हम टॉर्च जलाते हैं तो प्रकाश उस वस्तु तक जाता है और फिर वो वस्तु प्रकाश का परावर्तन करता है, जो आपकी आंखों के जो प्रकाश का परिवर्तन आपके आंखों के पास आता है, तब वो क्या होता है? वो वस्तु आपको दिखाई देता है। लेकिन ब्लैक होल का गुरुत्वाकर्षण जो इतना मजबूत होता है कि वो प्रकाश को भी अपने अंदर क्या कर लेता है? समाहित कर लेता है। तो प्रकाश का परावर्तन नहीं होता है, इस कारण से हमें कुछ दिखाई नहीं देता है, प्योर ब्लैक ही दिखाई देता है। तो इसी प्रकार जब सूर्य समाप्त होगा तो जितने भी ग्रह हैं, पृथ्वी, सब उसमें समाहित हो जाएंगे। तो यही कह रहा है कि ब्लैक होल का जो सिद्धांत है ये किसने खोज किया? तो इसका सही आंसर होगा एस चंद्रशेखर। अगला प्रश्न जो है, शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है? ऑप्शन ए है ऑक्सीजन का परिवहन, ऑप्शन बी है जीवाणुओं का नाश, ऑप्शन सी है रक्त अल्प का निवारण, ऑप्शन डी है लौह का उपयोजन। ठीक है, तो जो हीमोग्लोबिन है ये क्या करता है? ये जो है ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है, जो ये क्या करता है? आरबीसी का कार्य होता है कि जो ऑक्सीजन है ये शरीर के अंगों तक पहुंचाना तथा जो शरीर जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको वापस लाना। ये क्या है? ये आरबीसी का कार्य है। रक्त अल्पता का निवारण यानी एनीमिया का निवारण जो है, तो हीमोग्लोबिन का जब मात्रा कम होगा तो शरीर में क्या होगा? एनीमिया रोग हो जाएगा। तो अगर ये आंसर इसका ऑप्शन ए और सी दोनों इसका सही लग रहा है, लेकिन अगर इसमें से किसी एक को चुनना है तो ये जो है ये आरबीसी का कार्य है, और आरबीसी के अंदर ही हीमोग्लोबिन होता है। और ये जो रक्त अल्प यानी एनीमिया का निवारण, यानी हीमोग्लोबिन का मात्रा जब कम होगा तो एनीमिया होगा। तो इसका आंसर अगर दोनों ऑप्शन है तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन के मामले में। लेकिन जब यहाँ आरबीसी रहे तो आरबीसी का क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, 1 ग्राम वाले पदार्थ का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस बदलने के लिए आवश्यक उष्मा की मात्रा को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है विशिष्ट उष्मा, ऑप्शन बी है गुप्त उष्मा, ऑप्शन जो बी है ये है गुप्त उष्मा, ऑप्शन सी है कुल ऊर्जा, ऑप्शन डी है स्थितिक ऊर्जा।
ये क्या है, ये डायरेक्ट परिभाषा ही है विशिष्ट ऊष्मा की, ये परिभाषा ही डायरेक्ट दे दिया है। विशिष्ट ऊष्मा का परिभाषा ही होता है कि 1 ग्राम वाले पदार्थ का जो तापमान है 1 डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए जो आवश्यक ताप की जो आवश्यकता होती है, जो ऊष्मा की आवश्यकता होती है, वही क्या कहलाता है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाता है। सबसे ज्यादा विशिष्ट ऊष्मा किसका होता है, तो पानी का जो है, जल जो है, पानी का विशिष्ट ऊष्मा सबसे अधिक होती है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सीधे परिभाषा है विशिष्ट ऊष्मा का। अगला 26 नंबर क्वेश्चन है कि सोडा वाटर बनाने के लिए निम्न में से कौन सी गैस का प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए है NO2, ऑप्शन बी है CO2 नाइट्रोजन ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी है CO कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन डी है SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। इसका जो सही आंसर होगा सोडा वाटर के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सोडा वाटर, जब भी आप कोका कोला पीते हैं, पेप्सी पीते हैं, तो इन सब में क्या होता है, इन सब में कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है, उसी को सोडा वाटर कहते हैं। तो इसमें क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिलाया जाता है। ये ज्यादा नहीं पीना चाहिए, ज्यादा पीने से आपको कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा पीजिएगा तो क्या होगा, आपका किडनी का प्रॉब्लम हो जाएगा, मधुमेह यानी शुगर की बीमारी हो जाएगी। तो इसको ज्यादा नहीं पीना चाहिए। तो जब भी पूछे कि सोडा वाटर में क्या चीज का प्रयोग होता है, तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है। तो प्रतिध्वनि जो किसके कारण सुनाई देती है, ऑप्शन ए है ध्वनि तरंगों के परावर्तन, ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ऑप्शन बी है ध्वनि तरंगों के अपवर्तन के कारण, ऑप्शन सी है ध्वनि तरंगों के व्यक्तीकरण के कारण, और ऑप्शन डी है अनुनाद के कारण। देखिए प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि कह रहा है कि जब आप बोलते हैं तो आवाज उधर से रिफ्लेक्ट करता है। एक बड़े कम जो रूम में आप बोलिएगा तो देखिएगा कि आवाज आपका वापस आ रहा है, तो इसी को कहा जाता है प्रतिध्वनि। तो प्रतिध्वनि कैसे आता है, ध्वनि के परावर्तन के कारण हमें प्रतिध्वनि क्या होती है, सुनाई देती है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा, जो प्रतिध्वनि है ये ध्वनि के परावर्तन के कारण सुनाई देती है। अगला प्रश्न है कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है। ऑप्शन ए है कोक, ऑप्शन बी है कास्ट कोयला, ऑप्शन सी है कोयला, ऑप्शन डी है हीरा। तो कार्बन के अपरूप जो होते हैं वहीं उसका क्या होता है, शुद्ध जो है वो रूप होता है। तो कार्बन के अपरूप कौन होते हैं, हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है और फ्लोरेंस होता है। तो ये तीनों क्या होते हैं, कार्बन के शुद्ध रूप होते हैं। तो चूंकि ऑप्शन में हीरा है इसलिए कार्बन का शुद्ध रूप कौन हो जाएगा, हीरा हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न 29 नंबर हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है मायोपिया में, मायोपिया जो है इसको ठीक करने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन जो ए है अवतल लेंस, ऑप्शन बी है समतल दर्पण, ऑप्शन सी है उत्तल लेंस, ऑप्शन डी है अवतल दर्पण। तो जो है मायोपिया जो है इसको निकट दृष्टि दोष को हम मायोपिया कहते हैं। निकट दृष्टि दोष को इंग्लिश में क्या कहा जाता है, मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, देखिए इस जो ये रोग है इसका उल्टा होता है। यदि निकट दृष्टि दोष का है इसका मतलब है कि आपको नजदीक का वस्तु दिखाई दे रहा है लेकिन दूर की वस्तु आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो यही हो गया निकट दृष्टि दोष। और जब दूर दृष्टि दोष की बात करें तो इसमें हो जाता है कि दूर की वस्तु दिखाई देती है परंतु निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है। तो कह रहा है मायोपिया यानी जो है नजदीक की वस्तु दिखाई, निकट दृष्टि दोष यानी नजदीक की वस्तु दिखाई दे रही है, दूर की वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। तो दूर की वस्तु देखने के लिए किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि दूर का जो वस्तु है उसको क्या करता है, नजदीक लाकर बड़ा कर देता है। पहले हम बता दिए हैं कि अवतल दर्पण क्या होता है, किसी वस्तु को दूर से नजदीक लाकर बड़ा कर देता है। वहीं अवतल जो होता है, उत्तल जो होता है, ये नजदीक के वस्तु को छोटा करके दूर ले जाता है। तो इसमें क्या होगा, इसमें मायोपिया है यानी दूर की वस्तु जो है हमें नहीं दिखाई देगा, और तो दूर का वस्तु को नजदीक लाने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। तो मायोपिया यानी निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है चीनी के घोल में
तापक्रम बढ़ाने पर चीनी की विलेयता क्या हो जाती है। पहले ही ये क्वेश्चन हम लोग पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग बताए थे कि शरबत घोरते हैं तो उसमें चीनी पानी को अधिक उसमें घुमाना पड़ता है तब जाके घुलता है, और जब चाय में चीनी डालते हैं तो उसको हमको तुरंत वो उसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है, क्योंकि चाय गर्म होता है और पानी ठंडा होता है। इसीलिए चीनी के घोल को जो है वो चीनी के घोल में जब तापमान बढ़ाएंगे यानी उसको गर्म करेंगे तो उसकी विलेयता क्या होगी, वो बढ़ जाएगी। तो ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है वो है किस बिंदु पर फ़ारेनहाइट तापमान जो है ये सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना हो जाएगा। पूछ रहा है कि कौन सा ऐसा है जिस पे फ़ारेनहाइट जो है तापमान वो सेल्सियस का 2 गुना हो जाएगा। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। यहाँ से हम जो अगर सेल्सियस का मान दिया है तो फ़ारेनहाइट का मान निकाल लेंगे, और फ़ारेनहाइट का मान अगर दिया है तो यहाँ से सेल्सियस निकाल लेंगे। तो कह रहा है कि इसी फॉर्मूला को पुट करके हम लोग इसका आंसर निकाल लेंगे। कह रहा है कि किस तापमान पर सेंटीग्रेड तापमान का 2 गुना हो रहा है। तो मान लीजिए जो सेल्सियस है वो x है, तो x/5 ये क्या फ़ारेनहाइट किस तापमान पर सेंटीग्रेड का 2 गुना हो जा रहा है। फ़ारेनहाइट क्या होगा, 2 गुना, तो 2x माइनस 32/9। या इसको सॉल्व कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा 9x बराबर, ये होगा 5 दूना 10, 10x और माइनस 5 से गुना करेंगे 32 में, तो 5 दूना 10 के 0, हाथ में 1, 5 3 15, 1 16, 160। अब यहाँ पे 10x है तो 9x को उधर करेंगे और 160 को इधर करेंगे, तो 160 इधर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x माइनस 9x। तो x का मान कितना हो जाएगा, तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 160। यानी 160 जो है ये इस पे जो है फ़ारेनहाइट जो है इस सेंटीग्रेड का कितना हो जाता है, 2 गुना होता है। यही इसका मान निकाला जाता है। और केल्विन में मान पूछे तो अगर केल्विन निकालना है तो सेंटीग्रेड जितना आए उसमें जो है सेंटीग्रेड जितना है उसमें 273 को जोड़ दिया जाएगा, तो केल्विन का मान क्या होगा, निकल जाएगा। अब अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, ये न्यूमेरिकल है, बार बार पूछता है। तो अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, 32 नंबर प्रश्न है, केल्विन जो है केल्विन मान में मानव शरीर का समान ताप कितना है। तो मानव शरीर का जो ताप होता है फ़ारेनहाइट में हम लोग नापते हैं तो ये होता है 98.6 फ़ारेनहाइट, कि सेल्सियस में ये होता है 37 डिग्री सेल्सियस। वहीं जो केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन होता है। अगर मान लीजिए कि आपको एक ही याद है, 37 डिग्री सेल्सियस याद है, तो आप क्या करेंगे, वहीं पीछे जो फॉर्मूला बताए थे उसको उसमें पुट करके मान आप निकाल लेंगे। लेकिन ये बार बार पूछता है, इसलिए इसको याद कर लेना ही सही रहेगा कि मानव शरीर में जो है टेम्परेचर ये तीनों होता है। जैसा जो होगा, अगर केल्विन में पूछे तो केल्विन में आंसर दीजिएगा, सेल्सियस में पूछे तो सेल्सियस में आंसर दीजिएगा। अगला जो प्रश्न है वो है, जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है तो इसका आयतन क्या होता है। ऑप्शन ए है बढ़ता है, ऑप्शन बी है घटता है, ऑप्शन सी है नहीं बदलता है, ऑप्शन डी है पहले घटता है तब बढ़ता है। देखिए पानी का जो है वो 0 से 10 डिग्री गर्म करने की बात कर रहा है। तो देखिए 0 डिग्री से 4 डिग्री तक पानी को जब गर्म करेंगे तो उसका आयतन क्या होगा, 0 से 4 डिग्री करेंगे तो आयतन जो होगा वो कम होगा। वहीं घनत्व पूछे तो ये क्या होगा, ये बढ़ेगा। तो 0 से 4 डिग्री पर आयतन क्या होगा, घटेगा। लेकिन 4 डिग्री के बाद जो है ये 4 डिग्री के बाद जो है आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा, और घनत्व क्या होगा, कम हो गया। यानी पानी का जो 4 डिग्री सेल्सियस पे आयतन जो है वो सबसे कम होता है और घनत्व जो है ये सबसे अधिक होता है। लाइट कट गई है इसलिए थोड़ा सा चेहरा फ्रेश नहीं आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न, इसका सही आंसर होगा पहले घटता है और बाद में बढ़ता है। अगला क्वेश्चन जो है ये है, एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100
केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। यही क्वेश्चन है कि एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 केजी है तो चंद्रमा पर उसका द्रव्यमान कितना होगा। ऑप्शन ए है 100/6 केजी, ऑप्शन बी जो है वो है 100 केजी, ऑप्शन सी है 60 केजी, ऑप्शन डी है 600 केजी। देखिए बात क्या कर रहा है, बात कर रहा है द्रव्यमान का। द्रव्यमान ने कभी नहीं बदलता है। आप कहीं भी चले जाइए, चांद पे जाइए, कहीं भी जाइए, ध्रुव पे जाइए, विषुवत रेखा पर रहिए, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, परिवर्तन भार में होता है। तो कह रहा है कि द्रव्यमान में क्या परिवर्तन होगा, तो द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो अगर पृथ्वी पर वो 100 केजी द्रव्यमान का है तो चांद पे भी वो 100 केजी द्रव्यमान का ही रहेगा। इसलिए ऑप्शन इसका बी 100 केजी सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात जो है 4.9 है तो उनके वेगों का अनुपात क्या हो जाएगा। देखिए गति ऊर्जा को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है हाफ mv²। हाफ mv² इसका फॉर्मूला होता है। अब क्या इसमें क्या है 4:4 क्या दे दिया है गतिज ऊर्जा और पूछ रहा है कि वेग का अनुपात क्या है। वेग इधर स्क्वायर है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा रूट हो जाएगा। तो 4 रूट का कितना मान हो जाएगा 2 और 3 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। तो 2:3 इसका सही आंसर हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा बी हो जाएगा। तो दोस्तों